गलत है, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है, जो करना है कर लेंगे। बट जो आपने बताया कि सही बताया है कि जो हार्ट अटैक होता है वो ब्लॉकेज से होता है, और उस टाइम अगर मुझे अगर हार्ट अटैक आएगा ना तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, सो एंड सो, बट कार्डियक अरेस्ट और सडन आ जाएगा, सडन फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपकी वाली बात आ गई फिर। मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं आप सुनो, आपकी बात आ गई। जो हार्ट अटैक अरेस्ट के वक्त हमारे पास नहीं होता है, और डिफरेंस क्या होता है जो आप खुद बता पाएंगे। कार्डियक अरेस्ट में आपके पास पल्स नहीं होगी, बट हार्ट अटैक में आपको उसकी पल्स मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, इस बात का आपको ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, सीधी यहाँ बात तक है। clear है? अगर अब पल्स हम नहीं है तो बात कार्डियक अरेस्ट है, पल्स है तो हार्ट अटैक। जैसे आप रिस्पॉन्स देखेंगे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो जो भी आपके आसपास उपलब्ध होगा उसको आप अपनी सहायता के लिए बुलाओगे, आओ मेरी मदद करो। इतने आपके पास वो मदद, सपोज मैं सबको बुलाता हूँ, इनको यहाँ तक आने में कम से कम 2 से 3 सेकंड का वक्त लगेगा ही लगेगा, बट हमारे पास यहाँ पे हर सेकंड कीमती है। बट ऐसा क्यों है? ये वक्त जरूरी क्यों है? अगर मैं वक्त ज्यादा लगाऊं तो क्या होगा? बचने की चांस कम हो जाएगी। करेक्ट। पता है सीपीआर करता क्या? छाती को दबाने से क्या होगा? हार्ट काम करना शुरू कर देगा, पर हार्ट का काम क्या है? रेस्पिरेशन, ब्लड सप्लाई करना। सो ब्लड सप्लाई कहाँ जरूरी है सबसे ज्यादा? दिमाग, ब्रेन। अगर ब्रेन में टाइम टू टाइम ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, वो रुक गया कहीं किसी कारणवश और ब्रेन डेड हो गया, तो बचने के चांस बहुत कम है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना। सो अब जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपने मदद के लिए बुलाया, इतना आप उसकी पल्स और ब्रीथ चेक करो। तो पल्स हम देखते हैं गर्दन की यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है ना, सुना होगा, पता होगा थोड़ा इसके बारे में, सब देखो, सब देखो और दोनों साइड देखो, फिर मुझे बताना मिल किस साइड देखो। ये होमवर्क है, बिकॉज सब ऐसा हो सकता है तो दोनों में ही होता है। दोनों वाले अब ये उठा दो, एक दो, तो पल्स आपकी दोनों साइड। करेक्ट। अब समस्या ये है कि अगर दोनों साइड है तो हमें महसूस की जरूरी, ये भी कारण तो है। अब चेक करने का तरीका, तो अभी आपको मैं तरीका बताता हूँ। आप क्या करेंगे, 2 या 3 फिंगर अपनी चिन के नीचे रखेंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, मेल्स में तो आपको एक उभरा हुआ पार्ट फील होगा, जो बोलते हैं एडम्स एप्पल, पर फीमेल में आपको हल्का सा फील होगा, जो बोलते हैं ट्रैकिया रीजन। जहाँ से आप राइट और लेफ्ट अपने हाथ को लेके जाइए फिंगरों को, आपको एक गड्ढा फील होगा। जिस गड्ढे में आपको पल्स की पैल्पिटेशन फील होगी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे आसान तरीका है पल्स को चेक करने का। बट पहले मैंने आपसे क्यों चेक कराया, ताकि आप खुद से इसको देख पाओ, ताकि आपको अंतर उसका महसूस हो सके। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डिटेक्ट। करेक्ट। क्या तक समझ आया? अगर दबा दी तो मर जाए। पल्स होने पे छाती नहीं दबानी है। यही कारण है मैंने यहाँ पे डमी भी लिखा है, मैं किसी को साथ लेकर नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं असली में यहाँ किसी को लिटा के आपको दिखाता, पर हम किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करते, अपने आनंद के लिए खास कर। इस बात का ध्यान रखना। और अगर पल्स नहीं है तो आप उसकी छाती दबानी ही दबानी है, वरना वो नहीं बच पाएगा। पल्स चेक करने के बाद और रिपीट करना, ठीक है। 3 या 2 फिंगर आप चिन के नीचे रखेंगे। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ट्रैकिया रीजन है, यहाँ से आप राइट और लेफ्ट फिंगर में लेके जाएंगे, आपको हल्का सा गड्ढा फील होगा, है ना, आर्क में, जिसे बोलते हैं ग्रूव एरिया। इस गड्ढे में आपको पल्स प्रॉपर्ली फील होगी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। और ध्यान रहे आपको यही पल्स चेक करनी है, इसे बोलते हैं कैरोटिड पल्स। हाथ की जो रेडियल पल्स होती है, ये चेक आपको नहीं करनी उस समय, सबसे प्रोमिनेंट आपको यही पल्स रहेगी। अब क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब समस्या ये है कि पल्स के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि जो ये व्यक्ति है सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे? अच्छा बोलो, यहाँ पे भी सब सांस ले रहे हैं भैया, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जल्दी उसको बता पाओ, और ये दोनों काम आपको एक साथ करने हैं। पेट ऊपर नीचे हो रहा है, पल्स और ब्रीथिंग एक साथ। अब समस्या यहाँ पर ये है कि अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि पल्स का है, दोनों साइड है, हाथ भी मेरे पास कितने हैं? 2 है। मैं किस हाथ से किस साइड देखूं? तो जो हाथ मेरा इसके पास है, तो कौन सा हाथ पास है मेरा, राइट वाला लेफ्ट वाला? राइट वाला। क्यों? किसका? हार्ट के पास हार्ट के पास। पेशेंट के पास कौन सा हाथ है मेरा पल्स चेक करने के लिए?
राइट राइट जिस साइड लेफ्ट होगा ना, जिस साइड आप खड़े हो उससे पेशेंट जिस साइड आप लोग खड़े हैं तभी ये हाथ मैंने आगे रखा था हाँ ताकि मैं देख लूँ, बिकॉज हमारे माइंड में कौन सा पास होगा, मैं वहाँ बैठक में याद बोलूँ ये पास है, ऐसा नहीं है। पल्स तो इस साइड है ना, पल्स के पास कौन सा आप होगा, ये हाथ, और कौन सी साइड पास है, ये साइड पास है, बिकॉज दो साइड है। अब दिक्कत क्या होती है, हम पल्स चेक करते हैं ना, तो कोई भी आप में से एक बार उठ के आइए, कोई भी एक आउट आवाज, इसकी पल्स देखिए, सब ध्यान से देखिए, पल्स देखिए, उस हाथ से देखिए, इस हाथ से करते हैं आधे पाल के साथ जाते हैं, देखिए अब हमारी आदत जो है या ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, बट अगर आप ऐसे करें आपका हाथ मुड़ रहा होगा, आपको दर्द भी महसूस होगा कुछ समय के बाद। सबसे आसान तरीका है, जैसे 3 फिंगर से आपने पल्स चेक की थी ना, 3 फिंगर ऊपर, और ये हाथ एज इट इज रखो सेंटर में और ऐसे पीछे ताकि आपका हाथ मुड़ेगा और आपका ये दबाव बना रहेगा, इस तरीके से आपको पल्स फील होगी। अगर इसको उल्टा करते हैं तो आपकी 3 टिप लगेगी, बाकी आपका हाथ ही ऊपर होगा, तो आपको पल्स की दबाव महसूस नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ये मेन है। चेक करना, आंखें गाऊंगी, छाती, आपको सांस ले रहे हैं आपको भी चेक करना। अब ये दोनों चीजें आपको 10 सेकंड के अंदर चेक करनी है, बट समस्या ये है मेरे पास घड़ी तो है बट ध्यान मेरा यहाँ पर है, तो मैं 10 सेकंड कैसे देखूँ। अब आप लोगों की आप एज है, वेल एक्सपीरियंस है, तो आप 10 सेकंड का क्या अनुमान लगा सकते हैं? 10 गिनती के लिए 1 2 3 4 अपन से करते हैं एक्सपर्ट स्टूडेंट खुद 5,1000 6,1000 7,000 8,000 9,000 10,000 हिंदी में 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 आखिर का छाती। अब ये गिनती इस तरीके से करने का क्या फायदा है, जो मैं 1001 कह रहे हैं 1000 कह रहे हैं, इसमें हम सेकंड के गैप को कवर कर पाएंगे, हाँ, जिससे हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि 10 सेकंड के अंदर हमने पल्स और ब्रीथिंग चेक कर लिया। अब समस्या ये उठती है कि 10 सेकंड से के अंदर क्यों करना है, क्योंकि पूरे सीपीआर के काम में हम किसी भी चीज में 10 सेकंड से ज्यादा का वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो उसके बचने के चांस उतने ही कम हो जाए, ये आपको ध्यान। सो अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सीन सेव करा है अपने लिए भी और इसके लिए भी। उसके बाद हम खुद घुटनों में बैठे हैं, एक घुटना कंधे के लेवल, दूसरा इसके कमर के लेवल पे। देन हमने इसका रिस्पॉन्स चेक किया, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने मदद के लिए कुछ चिल्ला, आओ कोई मेरी मदद करो। इतने मदद आ रही है, मैं पल्स और ब्रीथ चेक कर रहा हूँ। 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 रिस्पॉन्स लिए, पल्स लिए, ब्रीथ लिए। इसका अर्थ क्या है, पेशेंट किस में है, कार्डिक अरेस्ट। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पल्स ही नहीं मिली तो समझ जाओ कार्डिक अरेस्ट में ही है, एंड स्टार्ट कर दो सीपीआर। अब आप तो छाती दबाना स्टार्ट कर दोगे, बट एक व्यक्ति को हमने अपनी सहायता के लिए भी बुलाया था, उसका क्या काम है, वो कहाँ कॉल करेगा? हार्ट अटैक आ गया, उसको एडमिट करना है, जल्दी से आ जाओ। क्या आ गया उसको? हार्ट अटैक हार्ट अटैक नहीं है, नहीं बोले, कार्डियक अरेस्ट या जो भी बोलते आप, नहीं जो भी नहीं। अब वो एम्बुलेंस वाला जो है उसको, उसके लिए तो सेम है ना, चाहे हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट। लेकिन एक कॉमन जो वर्ड है कि हार्ट अटैक है, हाँ। हमें यही सोच बदलनी है, बिकॉज क्या है, उसके लिए भी सेम नहीं है। उसके लिए टीम अलग आएगी, वो आपने बताई नहीं, अब तो उसकी टीम अलग आएगी, हार्ट अटैक में फर्क उसका जो सिस्टम भी होगा थोड़ा अलग होगा। अब देखो समस्या क्या होगी, अगर आप उसको नहीं बताओगे, आप रैंडमली कह दे भाई दिक्कत है आ जाओ, हाँ पहुंच गए, अब 15 मिनट तो उनको लग जाएंगे देखने में इसको हुआ क्या है, बॉक्स में है, और हमको कार्डिक एम्बुलेंस चाहिए। और इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। पल्स हाँ। नहीं है तो कार्डियक है, पल्स है तो हार्ट अटैक है। नहीं तो हार्ट अटैक तो कोई भी कारण हो सकता है, हाँ। चाहे हार्ट अटैक हो, हार्ट फेलियर, डजंट मैटर, बिकॉज उसमें वक्त है उसके पास, वो बच जाएगा, बट इसमें वक्त नहीं है। और उम्र बताने का फायदा क्या है, ताकि जो टीम आ रही है वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करके आए, ताकि यहाँ पे आके वक्त बर्बाद ना हो। इस बात का ध्यान रखें।
देखो ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, बट इसकी जान बचाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि CPR देना कैसे। अब जब CPR हम करते हैं, इसमें आते हैं रेशो, रेट और डेप्थ। रेशो का मतलब है कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशो, मतलब कितनी बार आपको छाती को दबाना है, कितनी बार आपको सांस देनी है। तो वो होता है 30:2। 30 बार आप छाती को दबाएंगे, 2 बार आप सांस देंगे। अब नेक्स्ट आता है रेट। रेट का मतलब आप किस स्पीड से दबा रहे हो, आपकी स्पीड क्या है। 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में। आपको 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देने हैं। इसका अर्थ है जो आपके 30 कंप्रेशन है वो आपके 15 से 18 सेकंड में पूरे होने चाहिए, और आपको 2 मिनट में 30:2 की ऐसी 5 साइकिलें पूरी करनी है, तभी आपका रेट 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट रहेगा। तीसरी बात है, ये दबाना कितना है। तो अगर पेशेंट की उम्र 18 साल से ज्यादा है, मतलब वो एक अडल्ट पेशेंट है, तो आपको कम से कम 2 इंच और 5 सेंटीमीटर दबाना है। ज्यादा से ज्यादा आप 2.5 इंच तक दबा सकते हो, बट कम से कम 2 इंच और 5 सेंटीमीटर तक आप दबाएं। उस पर आ रहा हूँ। अब जो मैंने इतनी बातें बताई आपको, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सच सच बताना, मन में सवाल उठे जैसे आपके, हमें पता कैसे चलेगा हमने दबाया कितना है, हमारा रेट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चीजें आपको करने से, देखो कुछ चीजें हम बता के बता दे सकते हैं और कुछ चीजें करने से। जब होंगी तभी पता लगेगा। ठीक है, आप इस पे करेंगे ना, ये है हमारे पास। ठीक है, अब डेप्थ का जो आइडिया आपको, जो प्रेस करोगे ना, आपको खुद मूवमेंट का पता लगेगा कितना आपको दबाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रेस करना का, ये दबाने का, इसे बोलते हैं लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। अब मैंने यहाँ तो दिखा दिया है, बट क्या आप उसमें एकदम से देख पाएंगे कहाँ है? मन में कई सवाल नहीं, तो तरीका क्या होता है? आपको बी दिख रहा है, बी सबके यहाँ होगा। इसे बोलते हैं ज़ेफाइड प्रोसेस। जगह का नाम पता होना ना पता होना जरूरी नहीं है, पर जगह का पता होना आवश्यक है। आप 2 फिंगर रखेंगे इसके, 2 फिंगर्स ऊपर जो ये एरिया है, इसको दबाओ। अब आप खुद महसूस करके देखो, जो आप 2 फिंगर रखेंगे जो ये एरिया है, यहाँ पे अपनी हथेली रखो, ऐसे रखो हथेली, हथेली। दूसरा हाथ इसके ऊपर रखो, दबा के देखो, ये दब रहा हो, दब रहा है, सिंगल सिंगल हल्का बहुत दब रहा है। यहाँ तो ये जो रिब्स है, जो रिब्स की बात कर रहे हैं ना, हड्डी है ना, ये रिब्स है, ये तो रिब्स कैसे दब जाएगी? नहीं भैया, रिब के ऊपर दबाना है, स्टर्नम को दबाना है। सेंट्रल पार्ट जिसे स्टर्नम बोलते हैं, और लोअर हाफ नीचे की तरफ आधा हिस्सा, इस तरीके से। ये जो सॉफ्ट पोर्शन है हड्डी, हार्ड पोर्शन, सॉफ्ट से अगर पोर्शन ही नहीं है ना, हड्डी दबानी है जी। ठीक है, बाकी चीजों को हम बाद में ठीक कर लेंगे। टूट तो फिर भी ठीक अगर नहीं जाएंगे। मर गया तो कोई फायदा नहीं। इसके बारे में आपको मैं अंत में बताऊंगा। अब 2 फिंगर हम प्लेस करेंगे, 2 फिंगर से जो ये ऊपर है, ये आपका लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। अब इस तरीके से मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आप डेली काम नहीं करोगे, भूलना स्वाभाविक होता, भूल जाओ, याद चीजें नहीं रहती, मुझे भी नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो आप 2 फिंगर रख के एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आसान तरीका है। फिर इस एरिया में आप अपनी हथेली रखोगे, अपने 2 मिनट हाथ की, जिस हाथ से आप काम करते हो। राइट हो तो राइट हैंड, लेफ्ट हो तो लेफ्ट। रखने के बाद दूसरा हाथ आपका ऐसे इंटरलॉक स्ट्रेट, और आपको पूरा पेशेंट के ऊपर आना है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। आप खड़े होकर नहीं कर पाओगे, आपको अपने घुटनों पे बैठना होगा। पूरा ऊपर आने के बाद आप देख पा रहे होंगे मेरी एल्बो एकदम सीधे होगी और 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, और जो वजन के हमारे छाती इसकी दब भी रही, बिकॉज मेरा बॉडी वेट इसके ऊपर आ रहा है, और वही सबसे मेन चीज है। अगर मेरा बॉडी वेट इस पर आएगा तो मुझे खुद से फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और मैं ज्यादा देर तक इफेक्टिव CPR दे पाऊंगा। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पैर का पूरा ऊपर, 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31। आपने देखा कुछ टक की साउंड आ रही है इसके अंदर से, इसका अर्थ है कि जो हमारी डेप्थ है वो प्रॉपर है, बट असली पेशेंट में ऐसी कोई साउंड आपको नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि 25 के बाद 26 वाली गिनती मैंने की ही नहीं, बिकॉज मेरी सांस फूल गई थी, बट कंप्रेशन मेरे प्रॉपर चली। तो गिनती अगर स्किप भी कर रहे हो, आपके कंप्रेशन उस रेट से चलनी चाहिए। दूसरी बात,
मैंने आपको बताया था कि कम से कम 2 इंच है, ज्यादा से 2.5 इंच है। तो अब देखो ये कम से कम करवाओ, ये मेरा 2.5 इंच है। अब इसमें क्या होगा, मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा, उसमें नुकसान मेरा ही है बिकॉज मैं थक जाऊंगा जल्दी। और ये कम से कम भी देखो कितना मूव कर रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको इस मूवमेंट का आइडिया हो जाएगा। जो आपका सवाल था कि हमें पता कैसे चलेगा इस चीज के बारे में। जैसे हम इतना प्रेस कर रहे हैं जो करता है कि हाथ बड़ा है, 10 साल 11 साल कोई का हो नहीं तो आप सिंगल हाथ से कर सकते हो ऐसे। 10-11 साल का बच्चा हो जब आपको ये होता है आपका 1 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को, तब आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा कुछ और चेंज होते हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद तरीका ये होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल ठीक है। कोई सवाल इसमें? नोट। अब 30 के बाद हमें 2 बार सांस भी दी, मुंह से सांस देनी है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ सांस देने के तरीके क्या होते हैं? वो मुंह से ही देंगे, मुंह से मुंह मिला करके फूंक मारेंगे। और एक ही होता है, हाँ इसे पॉकेट मास्क बोलते हैं। अब ये आम तौर पे नहीं मिलता, हाँ, ये आपको एयरपोर्ट पे ज्यादा मिलता है। इसका काम क्या है, उसको आप फोल्ड करके जेब में डाल सकते हो, पॉकेट में आ गया और उसकी शेप कैसे मास्क की तरह है। एक ये होता है, देखा ये ना, अस्पताल में देखा होगा, क्या नाम है इसका? हॉस्पिटल में देखा है या फ्लाइट में होता है ये? समझा? और वे पल्मोनरी इसे बोलते हैं एम्बू बैग, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। तो ये 3 तरीके होते हैं। तो पहले बात है माउथ टू माउथ के ऊपर। अच्छा, कभी किसी ने दिया माउथ टू माउथ देखा कभी नहीं? कभी किसी? हाँ देखा तो। वीडियो देखी है, वीडियो देखी वीडियो देखी, सुना होगा। मेरे ऊपर लोगों ने आजमाया हुआ है। अच्छा, आप पे आजमाया। आपने देखा नहीं ना, आपको तो आजमाया गया है। ये 2007 में CPR से ही चाहिए। आपका ये हाथ उसके माथे पे है, माथे पे आ जाने के बाद सर पे और आने के बाद अंगूठा चिन पे है, फिंगर ये चिन के नीचे जो ये हड्डी गई इसको होल्ड करो, सॉफ्ट पैड को होल्ड नहीं करो। और जो हाथ आपने यहाँ रखा है ना, थंब और इंडेक्स फिंगर नोज को पिंच करना है ऐसे, लाइक दिस, नाउ लाइक दिस। अब माउथ को ओपन करना है, अपने लिप से पेशेंट के लिप्स को प्रॉपरली लिप लॉक करेंगे, देन डिलीवर 1 ब्रेथ एवरी 1 सेकंड। मैंने प्रॉपर लिप लॉक नहीं किया है, बट आपको प्रॉपर लिप से सील करना है, नोस्ट्रल को क्लोज करके। हाँ। बिल्कुल जी। ओके, नाक बंद करके मतलब मुंह से सांस जाए, थोड़ी को ऊपर उठा वो के सांस जा रहा है तो मुंह से ही जाए बॉडी। हाँ। इसे नोज क्लोज करनी है। हाँ, अब नोज क्लोज इसलिए भी किया था कि वहां से वापस बात लाए, हाँ। बिकॉज़ कैविटी हमारी कनेक्टेड। सेकंड चीज ये ऊपर क्यों किया मैंने, पता है क्यों? रास्ता क्लियर हो रास्ता क्लियर। अगर ये नीचे है तो रास्ता बंद रहेगा, विंड पाइप खुल जाएगी ना। हाँ, तो मैं कितनी ब्रीथ अंदर जाएगी और आपकी आंखें का होंगी इसकी चेस्ट पे, ताकि आप चेस्ट वाइज देख पाओ। अगर आप देख पा रहे मीन्स परफेक्ट। सब जब हम देखा है तो क्या लगता है आप कर सकते हो इस काम को? ब्रीथ दे पाओगे किसी को? हाँ हाँ, या कोई भी पेशेंट हो, मेल फीमेल या कोई बाहर रैंडम बैठा हो, नहीं अच्छा माउथ टू माउथ ना वैसे करें। भी टच नहीं हुआ ना, टच नहीं होता ताकि आप कंफर्टेबल। वैसे कोविड के चलते तो बैन हो चुका है, बट अगर जानकार है कोई आपका नोन है, उसकी जान बचाने के लिए आप गाइडलाइंस को फॉलो तो करोगे, करेक्ट। आप तो प्रोसीड करोगे उसके लिए, अननोन को हम रुमाल रख के कर सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक। बट कुछ कंडीशंस ऐसी है जब पेशेंट वोमिटिंग कर रहा हो, हाँ, हाँ। या पेशेंट आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, Correct। ब्लड पूरा, वहाँ तब कर नहीं सकते तो आप। रुमाल रख के भी नहीं कर सकते। नहीं हाँ। कर तो अगर उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, हाँ, तो आप सांस देना छोड़ सकते हो, सिर्फ आप कंप्रेशन देके भी उसकी जान बचा सकते हैं। बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो तो बचने के चांस है 95%, बट आपने ब्रीथ छोड़ दी है तो बचने के चांस है 90%। तो चांस वहाँ पे होता है, फिर भी है। ये चीज है। करेक्ट, तब अगर समझ तक आया? एम्बुलेंस आ जाएगी। समझ गया। हाँ, अब मुझे ये बताइए, सांस सब ले रहे हैं आप, है ना? क्या इनहेल करते हो, क्या एक्सहेल करते हो? मैं मर रहा हूँ, तो ये कोविड में ऑक्सीजन की वजह से लोग क्यों मर गए? ये भी सोचने का विषय है ना? क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था ना लोगों। वो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, नेसेसिटी है, इसलिए हमारे माइंड में यही चीज आती है। बट क्या होता है, हम एयर को करते हैं इनहेल, एयर को करते हैं एक्सहेल, तो एनवायरनमेंट में हमारे पास 21% क्या है ऑक्सीजन, और जो गैस में एक्सहेल कर रहा हूँ ना उसमें भी 17% ऑक्सीजन है। मतलब हम 4% का उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी सारी वापस आ एक्सहेल रही है, कर बाहर रहे आ रही हैं। है।
और इसमें नाइट्रोजन भी होगी आपकी, ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी है, जिस CO2 का 1% इसके लिए भी जरूरी है, बिकॉज वो 1% होता है वो इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे इसका रिस्पॉन्स आने में सहायता मिलती है। ये बात यहाँ तक समझ आया? अभी हमने कवर किया माउथ टू माउथ ब्रीथ। इसके बाद ये डिवाइड होता है पॉकेट मास्क। नैरो पार्ट कहाँ आएगा? नोज ब्रिज पे, वाइडर चिन लगा दो लाइक दिस, ठीक है? ये नैरो है, ये नैरो है, ये चौड़ा है, ये चौड़ा, ऐसे याद रहेगा। ये हाथ हमारा फिर माथे के ऊपर आएगा। अब इन दो होने से क्या करेंगे? नोज को पिंच करेंगे ना, इसको हम ऐसे खोल देंगे, सी बना देंगे, ताकि इसको इस साइड से दबा सके, ताकि एयर बाहर ना निकले। और ये अंगूठा हमारा चिन पे था, बट अब चिन के ऊपर क्या आ गया? मास्क आ गया। हमें मास्क को पकड़ना पड़ेगा, तो हम ऐसे मास्क को पकड़ लेंगे। ये उंगलियां चिन के नीचे थी, हड्डी पे, उसको ऊपर कर लेंगे। ऊपर करना आवश्यक है। नाउ 1 ब्रेथ ओवर 1 सेकंड। 1 इतनी फूंक मारने का आपको विजिबल चेस्ट वाइज दिख जाए, ज्यादा की नहीं। यहां तक समझ रहे? अब ये डिवाइस आपके मन में सवाल क्यों उठेंगे? तो काम अस्पताल में होता है, एम्बुलेंस लेके आती है, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, क्यों कराया? जायज बात है, मन में ख्याल आते हैं। अब मैं आपको यहाँ सिखा दूँ सैंपल कैसे लेते थे और क्या कर रहे हैं, बट इसका आपके लिए भी आवश्यक है इस चीज को। क्यों? सपोज करो आपने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को और आपके वहाँ पे मल्टीपल इंजरी है, तो जब वो लोग आएंगे, अब एकदम से वो नहीं 15-20 लोग लेकर आएंगे, एम्बुलेंस लगभग के 2 या 3 होती है, उससे ज़्यादा होते नहीं। तो अगर आपको ये डिवाइस यूज करना आता है तो आप एज अ हेल्पर उनकी मदद कर सकते हो, एज अ मैन पावर बढ़ा सकते हो, जिससे वो और पेशेंट को देख पाएंगे। तो इसको उपयोग कैसे करना है आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक बैग सा है और एक मास्क है। सो इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके सर की तरफ आना पड़ेगा और आप कम से कम 2 लोग उठने चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं इसको उपयोग करने में मैन पावर भी आपको ज्यादा लगेगा। अगर आपको आता होगा तो इफेक्टिव रहेगा। ज्यादा तो जब ज्यादा लोग इंजरी हो जाए तो भाई उसमें मैन पावर कोई भी काम आ सकता है। हाँ, जिसको भी आता है हेल्प कर सकता है। अब जो ये नैरो पार्ट है ये कहाँ आएगा? उसके नोज ब्रिज पे, वाइडर चिन पे, आपको पता ही है, रख दिया और ये बैग इस साइड में रहेगा। अब रखने के बाद आप देख पा रहे होंगे हमने उसमें सील बनाया था ना, ऐसे सील कर रहे थे। अब हम साइड से करेंगे और 1 2 3 फिंगर ये इसके चिन पे है। अब देख रहे हैं कि हमने सी बनाया और इन 3 फिंगर से हमने ई बना दिया है ना, सी एंड ई। सी से कंप्रेस, ई से एलिवेट, ऐसे याद रखेगा। 1 2 और ई स्टार्ट एंड देन दोबारा 1 2। पर जब भी कोई सांस देगा, चाहे माउथ टू माउथ चाहे एम हो, वो छाती से हाथ हटाएगा ताकि आप चेस्ट राइज देख पाओ। यहाँ तक क्लियर है? और इस बैक को बस आप दबा दें, ज्यादा दबाएंगे क्या होगा? ज्यादा आवाज चलेगी। अच्छा, गुब्बारे कितने में फुलाए? तो बैलून फुलाए बहुत हानिकारक, लिमिट में दबाना। इस बात का भी आपको वहां पे ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने कवर किया अडल्ट के बारे में। अब हम आपको बताएंगे एक डिवाइस होती है, इसे बोलते हैं AED। ये डिवाइस कभी देखिए कुछ के बारे में? क्या नाम है? AED। AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ओके। अच्छा, ये डिफिब्रिलेटर के बारे में सुना? क्या चीज? डिफिब्रिलेटर। नहीं। डिफिब्रिलेटर नो नो। इसका आपने हॉस्पिटल में मूवी में देखा होगा, वो करंट लिए गए पेशेंट जो उसको ऊपर आता है, देखा है? उसे बोलते हैं इसका काम करता है करंट लेना। हाँ ठीक है। हाँ, उसके और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है? उस डिवाइस को सिर्फ डॉक्टर या फिजिशियन उपयोग कर सकते हैं। इसको कौन यूज करेगा? कोई भी तभी बनाएंगे। और वो कितना भारी होता है ना, पूरा पैडल होता है, सिस्टम होता है, उसको उठाना हर जगह इजी नहीं है, इसको कोई भी कहीं कर सकता है। तो ये डिवाइस बनाई गई है हॉस्पिटल से बाहर के पर्पज से, लाइक आपका स्कूल है, कॉलेज है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इस डिवाइस के माध्यम से रिवाइव होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। अब जैसे टीवी था, आप सुबह जो भी आया हुआ टीवी हमें देखना है, तो पहले से हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। तो इस डिवाइस को भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए 2 स्टेप्स है। पहले इसको ऑन करना है, फिर आपको इसकी बात को सुन के फॉलो करना है।
खुद से आप कुछ भी नहीं करें। इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसमें हमें कहा है कि कुछ पैड है, इन पैड्स को आपको कहाँ लगाना है? पेशेंट की छाती पर, बेयर चेस्ट, मतलब क्लोथिंग को रिमूव करना है और आपको इस पैड को लगाना है। और लगाने के बाद इनकी कनेक्टर्स आए, इसे हम क्या करेंगे? इस लाइट में कनेक्ट कर देंगे। इतना काम बोला है, इतना काम करते हैं। जब आप पैड को लगाएंगे तो दो पैड, एक राइट और एक लेफ्ट लगेगा। तो राइट साइड लगता है ये क्लेविकल बोन है ना, कॉलर बोन, इसके एकदम नीचे, और लेफ्ट साइड लगेगा निप्पल होती है एपेक्स ऑफ द, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगा। राइट लेफ्ट, क्लियर है? ये प्लेसमेंट आपको पैड्स पे और एडी पे मिल जाएगी, बट आपको खुद भी पता होना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट लगाने के बाद केबल कनेक्ट कर लेंगे एंड देन ये कनेक्टर को भी कनेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसे कनेक्ट करते हैं, एनालाइजिंग हार्ट रिदम, हार्ट बीट को, डू नॉट टच द पेशेंट। अगर मैं टच करूँ तो क्या होगा? करंट लग जाएगा। बट करंट तो भी दिया ही नहीं करंट नहीं उसकी। अच्छा, ईसीजी कितने ने करे आप सुनने से? ईसीजी करे किसने? क्या चीज? ईसीजी तो क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा और हमें एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगी। तो हम बोलेंगे ऑल क्लियर, सब पेशेंट से दूर हो जाओ। ठीक कह रहे हैं शॉक एडवाइस। इसके पास दो कंडीशन होंगी, या शॉक देना या फिर नहीं देना। इसने कहा है शॉक एडवाइस है, तो हमें शॉक देना पड़ेगा। अब मशीन खुद को चार्ज कर रही है शॉक देने के लिए, चार्जिंग पे खुद ही दे भी रही है। अब कह रही है स्टे क्लियर फ्रॉम द पेशेंट, मतलब पेशेंट से दूर हट जाओ, बिकॉज अब हम शॉक दे रहे हैं। अब ये कह रही है शॉक डिलीवर करो और ये बटन दबाओ। तो जब इसने कहा पीछे हट जाओ तो हम क्या बोलेंगे? ऑल क्लियर और ये बटन शॉक डिलीवर, शॉक जा चुकी है। बिगिन सीपीआर, दोबारा सीपीआर शुरू करो। और ये मशीन टू करती रहेगी, आपको इसको बंद नहीं करना है। क्यों? बिकॉज हर 2 मिनट के बाद आपको दोबारा से ये बोलना शुरू कर देगी। इसको लगा के भी सीपीआर, हाँ लगा के रखना है, इसको हटाना नहीं इसको, ठीक है? बिकॉज हमारी सीपीआर की साइकिल भी 2 मिनट की, जिसमें हमें 2 मिनट में 30:2 की ऐसी 5 साइकिलें पूरी। इससे लगाने से क्या फायदा हुआ? ये लगाने का ये फायदा होगा जो पेशेंट का रिदम, हाँ, जो अब इसका पर्पस क्या है बेसिकली ना, हाँ, सपोज मेरा दिल ऐसे धड़क रहा, हाँ, ये एबनॉर्मल है, हाँ, मैंने करंट दिया इसके वापस से नॉर्मल में। अच्छा, ये फायदा है, मतलब इट एलिमिनेट द एबनॉर्मल हार्ट रिदम so that we can restore the normal heart rhythm. So like call it as a like pacemaker. कह सकते हैं, पल्स रेट को ठीक करेगा। हाँ, ये काम है। अब समस्या ये उठती है कि आप करेंगे कैसे? सपोज मैं सीपीआर दे रहा हूँ, अब आपने देखा मैंने उस टाइम सीपीआर नहीं दिया ना, बट मुझे सीपीआर कंटिन्यू देना है। सीपीआर चलता रहेगा, नेक्स्ट पर्सन इसको लेकर आएगा, मैं सीपीआर दे रहा हूँ, वो खुद पैड को कनेक्ट करेगा, उस टाइम मैं हाथ नहीं हटाऊंगा, ठीक है? जब ये बोलेगा रिदम एनालाइज, तब मैं ऑल क्लियर, अगेन बोलेगा शॉक एडवाइस, स्टार्ट सीपीआर, देन चार्जिंग सीपीआर, फिर बोलेगा दोबारा हट जाओ पीछे, ऑल क्लियर, शॉक डिलीवर, अगेन सीपीआर। मतलब सीपीआर आपका केवल 2 मिनट से पहले, बाकी आपका सीपीआर चलता रहेगा कि आपको पेशेंट की चेस्ट को एक्सपोज करना, हाँ, ठीक है? सीपीआर देने से पहले हाँ, डिवाइस ना हो तब भी आपको कपड़े हटाने ही पड़ेंगे, बिकॉज हाँ, जब टीम आएगी वो डिवाइस प्लेस करेगी, हाँ, लीड्स लगाएगी, हाँ, तो अगर मेल पेशेंट है तो आप कर दोगे, हाँ, वही तो फीमेल में कैसे हो? फीमेल में क्या करोगे? ठीक बात। मुझे इसको आपके विचार जानना, फिर मैं क्या कहेगा? वही कोशिश करेंगे किसी लेडीज से करवाएंगे पहले। उस टाइम कोई लेडीज ना ही हो वो तो जहाँ पे भी 3 लेडीज अरे हैं, नहीं, तो जान उसमें पहले नहीं बचाना है, लेडीज की हिम्मत ही नहीं होती। देखो ये सोच के बहुत बर्बाद होगा। कोई टी शर्ट बनाई जा सकती है। कैसे? नहीं, आप बताओ ना किसी को। पहले आपसे मैं पूछूं, तो ये चीजें हम उस टाइम में फेस करेंगे, हाँ, और उसमें हमारा वक्त बर्बाद मानने वाली बात। जैसे उन्होंने बताया, आप रिमूव तो कर दोगे, आपको दुपट्टा डाल सकते हो उसके ऊपर, दुपट्टा डाल दिया। जैसे टीम आएगी उसको हटाने में सेकंड ना हो। जैसे मुंह पे हमने कहा अभी रुमाल डाला, ऐसे इस पे मेरा बॉडी पे सवाल यहाँ पर ये है, जब रिमूव करके दुपट्टा डालोगे उस दौरान
फोन मुझे गारंटी दे सकता है कि लोग फोन निकाल के वीडियो नहीं बनाएंगे या लोग देखेंगे। ये बहुत समस्या है। ये समस्या है। हाँ। तो इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं? अब वहाँ पे भीड़ अगर मान लो इकट्ठी भी हुई है तो हर किसी को सीपीआर देना नहीं आता। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक सर्कल बना सकते हैं, उसमें मेल भी खड़े तो जो मुंह आप टर्न कर सकते ताकि एक एरिया आपकी प्राइवेसी, हाँ करेक्ट, एक्सपोजर कम से कम हो। गुड आइडिया। और जिनको नहीं आता हो वो क्या कर सकते हैं? कोई फोन ऑपरेट कर उसको सबको मना कर दें भाई, स्ट्रिक्टली कोई फोन नहीं होना, कोई फोन किसी की प्राइवेसी को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आपने उसको बचा भी लिया, सो क्या लगता है उसके बाद वो सर्वाइव कर पाएगी? शायद तो नहीं कर पाएगी। क्या चीज कर पाएगी। केस वीडियो अगर वायरल हो जाती है, आपने उसको बचा भी लिया तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कर पाएगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बोल्ड होगी, बट अगर मैं भी होगा तो मेरे लिए बहुत हार्श चीज है। तो आपको इस बात का ध्यान रखें। हाँ ठीक है, ये सबसे मेन कंसर्न होता है जब हम किसी को सीपीआर देते हैं। क्लियर है? सो अभी हमने कवर किया है अडल्ट बीइंग्स। मैम का सवाल था चाइल्ड के रिगार्डिंग, जिसकी एज 2 साल से लेकर 1 साल से लेकर 17 साल तक। उसमें कंप्रेशन तो आप ऐसे ही करोगे, बट डिफरेंस क्या होता है? रेट, रेशो, डेप्थ का। बाकी हर चीज सेम है। ओके। सो रेशो आपका होगा 30:2, 30 कंप्रेशन 2 पे, जो आपका अडल्ट में। बट शर्त क्या है? जब आप अकेले हो। अगर आप एक से ज्यादा हो, आप 2 लोग, तो 15:2 हो जाए, मतलब 15 कंप्रेशन हो 2 पे। कितने बार देखना है कंप्रेशन? जब तक उसकी पल्स में आ जाए या वो होश में ना आए। हर 2 मिनट के बाद आप उसकी पल्स और ब्रीथ चेक करें। अब यहाँ पे हम चेंज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है उनको एकदम से कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, उनको पहले रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, मतलब लंग्स काम करना बंद करती है, जिसकी वजह से दिल पे काम करना पड़ता है। अगर हमारे पास ज्यादा मैन पावर नहीं है तो हम सिंपल 30:2 करते हैं, बट अगर हमारे पास मैन पावर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? कंप्रेशन को डिवाइड करते हैं 15:2। अब आप देख पा रहे हो कि कंप्रेशन को डिवाइड किया है, तो जो ब्रीथ में 30 के बाद 2 दे रखा है, 15 के बाद 2, 15 के बाद 2, टिल 30 मैंने 4 बार ब्रीथ किया। प्राइमरी कोर्स क्या है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट, मतलब लंग से पहले काम करना बंद किया, तो पहले हम इसको रिवाइव करना ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हार्ट उसका ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। रेट आपका सेम रहेगा 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। डेप्थ आपकी रहेगी ज्यादा से ज्यादा 2 इंच 5 सेंटीमीटर। अडल्ट में कम से कम थी वो, यहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाना। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक। सो हमने अभी कवर किया है अडल्ट। प्रेशर भी कम होगा वो, क्योंकि वो भी सॉफ्ट है। इन्फेंट में ज्यादा केस होते हैं, अडल्ट में ज्यादा होते हैं। एडल्ट में होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एडल्ट में ज्यादा होता है, इन्फेंट में कम होता है। वो तो बाय बर्थ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है शुरू से तब होता है। बर्थ बाय बर्थ नहीं है। हाँ तो किसी को केयर ज्यादा है इनका, सॉफ्ट है वो। आपको कारण क्या है? नहीं इन्फेंट कोई जी खाली गले में उससे क्या होगा? सांस नहीं। हाँ अब वो सांस नहीं ले पा रहा तो क्या होगा? लंग्स काम करना बंद कर, डॉक्टर ने पहले बताया था, जिससे दिल काम करना बंद कर। यही कारण है कि उसमें ब्रीथिंग पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं जब हम 2 लोग होते हैं। क्लियर? अब इसमें भी हमें सीट को सेव करना है, इसका रिस्पॉन्स देखना है। वो चेक करते हैं यहाँ टैप सोल ऑफ द, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। यहाँ टैप कर जरूरी सबसे सेंसिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, मैं करूँगा आप ठीक हो, बोलेगा मैं बच्चा रोएगा, हाँ बच्चा आवाज सुन के भी रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ। इस बात का आपको ध्यान रखना। आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिला है, अब आप क्या करेंगे? आसपास के लोगों से मदद मांगो। इतने आपके पास मदद आ रही है, आप इसकी पल्स और बीट चेक करो। सो पल्स आपको चेक करनी होती है, यहाँ पे ब्रेक ईयर पल्स वाली चेक नहीं कर, वो यहाँ हमारी यहाँ इस बच्चे की काउंट जिसकी उम्र 1 साल से कम है या जिसकी नेक डेवलप नहीं है, शोल्डर एल्बो के बीच में अंदर की तरफ इनर साइड ऑफ अपर रिसेप्टर बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो, आपको यहाँ पे पल्स थोड़ी बहुत आपको अपनी हो सकती है। बच्चों की आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली फील होती है, तो यही आपको बच्चों की फील होगी एट दैट टाइम। क्लियर ज्यादा थे यहाँ पे क्लियर है ना? अब पल्स के साथ आपको है ठीक है। अब ब्रीथ जो हम चेक करेंगे वो आपको देखिए चेस्ट प्राइस बुरी है नहीं, सेम 5 से 10 सेकंड वैसे आप काउंट करेंगे।
रिस्पॉन्स नहीं है, पल्स नहीं है, ब्रीथ नहीं है, इसका मतलब पेशेंट इसमें कार्डिक अरेस्ट में है। आपको क्या स्टार्ट करना है? सीपीआर। जो आपकी मदद के लिए आएगा कॉल करेंगे किसको? एम्बुलेंस को। क्या बताएं कि हमें चाहिए कार्डिक एम्बुलेंस, और पेशेंट हमारा पीडियाट्रिक है, मींस 18 साल से कम, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें लेकर। अब जब हम सीपीआर की बात कर रहे हैं तो इसमें दो टेक्निक होती है, 2 फिंगर एंड थंब एंड सर्कल टेक्निक सीपीआर टेक्निक। तो 2 फिंगर ऐसे रखेंगे लाइक दिस, दोनों निपल्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके जस्ट नीचे सेंटर में आपको 2 फिंगर रखेंगे दिस टाइप। हाथ से नहीं करना, ऐसे उंगली से करना, उंगली से करना, और ये स्ट्रेट हाँ वही तो। दूसरा है थंब एंड सर्कल। आपको बेबी को प्रॉपर पकड़ना है लाइक दिस। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं 2 फिंगर से कर रहा हूँ, 2 फिंगर बैंड हो गई हो रही है ना, और ये देखिए यहाँ से पर्पल होनी स्टार्ट हो चुकी है, रेडिश। ज़्यादा देर तक करूँगा तो मुझे दर्द होगा, नाखून बढ़ेंगे तो वो कर देंगे बच्चे को, उसको इंजरी हो सकती है। अब अगर आप अकेले हो तो आप कोई भी टेक्निक यूज करो, आपके विषय। बट अगर आप एक से ज़्यादा हो तब आपको थंब एंड सर्कल ही यूज करना है। क्लियर? तो मतलब ये वो टेक्निक जो आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप एक से ज्यादा कहने मतलब है कि हम डिवाइड कर लें उसको। अगर आप एक, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं कोई भी यूज करूँ, मेरी मर्जी है। बट अगर आप मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, दोनों कुछ, तो मुझे यही इस्तेमाल करना है। और दूसरा क्या करेगा? मतलब वो भी कर ले, मतलब कहने का हम डिवाइड कर लें। बेसिकली क्या है, इसमें वक्त आपको दर्द होगा, आप 2 लोग आए तो इफेक्टिवली ज़्यादा से सेकंड आधा आपने किया, आधा फिर उसने कर लिया, 15 ठीक है, समझ गए, मिलके कर लिया, मिलके कर लिया। क्लियर? अब आप डेली इसमें डील नहीं करते, सीपीआर को रोक देना नहीं, तो आप इसका ही ध्यान रखो ताकि आप उस टाइम कंफ्यूज ना हो, और ये टेक्निक उससे ज़्यादा अच्छी है। लाइक तो बच्चे को उठा के करना नहीं, ये दिखाने के लिए, बिकॉज़ आप पीछे बैठो देख नहीं पाओगे, दिखा के ही बच्चा फर्म फ्लैट सकते हो, बिकॉज़ आप उठा के कर ही नहीं पाओगे, करना नहीं चाहोगे। हाथ में बिकॉज़ अगर आप खाली हाथ में गर्दन भी हो सकती है, कहीं जा सकती है, होल्ड कर ही नहीं पाओगे, नहीं गर्दन भी जा सकती है कहीं, वो भी दिक्कत है। चलो वो थोड़ा कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हैं? तो बच्चे का पेट है वो तो गर्दन का तब दे जब हम कर सकते हैं, हाँ। वो हमारी कैपेबिलिटी यूज है, बिकॉज़ आपको ही पेन करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी रेट, रेशो, डेप्थ। तो रेशो 30:2 अगर आप अकेले हो, और 15:2 अगर आप एक से ज्यादा हो। डेप्थ आपकी यहाँ पे रहेगी ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा आपको नहीं दबा। इस बात का आपको ध्यान रखना। अडल्ट में और इन्फेंट क्या डिफरेंस है? ऊपर क्यों नहीं गिरा? बिकॉज रास्ता हम क्यों करते हैं? ब्लॉक है खोलने के लिए। यहाँ पे रास्ता ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं ऊपर का रास्ता बंद हो चुका है। इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, बच्चों को पकड़ते कैसे हैं? हाँ, हाथ का सपोर्ट लेना। अगर मैं डायरेक्टली इसको ऊपर कर दूंगा, नेक डेवलप नहीं है तो उसकी सर्वाइकल उसको इंजरी। हाँ, हमें इस बात का भी ध्यान, बिकॉज गर्दन डेवलप नहीं है तभी हम उसकी ब्रेकियल पल्स चेक कर रहे हैं, हम ये पल्स चेक कर ही नहीं पा रहे। दूसरा, ये डिवाइस है, नाक के मुंह पे आएगा, सील करेंगे, 1 सिंपल।